हेलो स्टूडेंट्स, देखो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने अब तक बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीख ली है क्या होती है, और हम लोगों ने 2-3 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अपनी 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले आपको डिस्कस करना होगा एक टर्म जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में मतलब ऑस्मोस। ऑस्मोस का मतलब होता है पुश करना, पुश, यानी कोई चीज किसी को पुश करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोस। तो इसी टर्म के नाम पर इसका नाम रखा गया है ऑस्मोसिस। देखो मतलब क्या है ऑस्मोसिस का। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज हमेशा अपनी हाई वैल्यू से, जैसे आप हीट की बात करो, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर कहां फ्लो होती है, लो टेम्परेचर। बोलो होता है नहीं होता है, ठीक। इस तरह अगर आप करंट देखो, करंट कहां से बोलता है, हाई वोल्टेज से कहां जाता है, हमेशा लो वोल्टेज पर। तो क्या होता है इन जनरल, कोई भी चीज अगर फ्लो हो रही है, जैसे एयर कहां से फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से, अपने हायर अमाउंट से कहां जाती है, अपने लोअर अमाउंट पर फ्लो होती है। सेम इसी तरह हमारे पास ऑस्मोसिस होता है। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहां पर बेसिकली आपके पास एक सॉल्यूशन होते हैं, एक नहीं होते, रादर 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने 2 अलग अलग सॉल्यूशन भरे हुए हैं, ठीक। यहां पर आप एक मेम्ब्रेन लगाते हो जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। इधर जो सॉल्यूशन है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इधर जो एक सॉल्यूशन है ये है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, जबकि स्मॉल अमाउंट किसका होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। सिमिलरली एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है एंड हाई अमाउंट किसका होता है, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। बोले होता है ना। तो ये आपके पास क्या होते हैं, 2 तरह के सॉल्यूशन हो गए। इधर मैंने रखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट कम है। ये हो गया आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है और सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज्यादा। आप एक चीज ध्यान रखना, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर, ठीक है। अभी तक क्या है, इन जनरल हम लोग जहां भी देखते हैं वहां सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना जब भी ऑस्मोसिस होता है तो कौन मूव करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते। ऑस्मोसिस में कौन मूव करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। और जैसा भी हमने डिस्कस किया कि फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो हमेशा कहां होगा, उसके हाई अमाउंट से उसके लोअर अमाउंट पे। तो आप मुझे बताओ यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मूव करना है, बताओ वो किधर से किधर मूव करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन पे या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे। ध्यान से अगर आप देखो तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट हाई है और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, लो है। तो कोई भी चीज हमेशा अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट तक फ्लो करेगी। इसका मतलब यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ कौन मूव करेंगे, एक फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, किधर जाने के लिए, इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो बहुत छोटी छोटी चीज है जो आपको ऑस्मोसिस के बारे में ध्यान रखनी होगी, जनरली कंफ्यूज करता है। मैं इसकी डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा, तो मैं बुक्स में आपको लिखवा मिलेगा डायरेक्टली कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप तो याद रखो
कि आप हाई अमाउंट से लो अमाउंट मूव करोगे। मूव कौन करने वाला है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हाई अमाउंट किधर है भाई? जो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा वहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, और जो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहां सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? कम। तो सॉल्वेंट अपने हाई अमाउंट यानी डाइल्यूट सोल्यूशन से अपने लो अमाउंट यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो, the spontaneous flow of solvent molecules from a solution of from a dilute solution, इसके ब्रैकेट में लिख लेना हाई concentration of solvent to a concentrated solution, इसके ब्रैकेट में लिखना low concentration of solvent is called osmosis। ठीक। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? नेचुरल है, अपने आप फ्लो हो रहा है, आपको कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेचुरल फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तो हुआ ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोसिस को जानते हैं तो हम ऑस्मोसिस के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं एक और टर्म दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। वापस से यहीं पर आते हैं। हम क्या करते हैं इस कंस्ट्रक्शन में एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं एक बैरोमीटर लगा देते हैं। बैरोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो प्रेशर नापता है। ठीक। और यहां पे आप मरकरी फिल कर देते हो। ठीक। तो होगा क्या? जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव करेंगे वो क्या करेंगे? मरकरी मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगे, तो ये मरकरी इस ट्यूब के अंदर ऊपर राइज होगा। ठीक। मान लो पहले मरकरी इस लेवल पे था, जैसे ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ मरकरी का लेवल बढ़ना चालू हुआ और वो यहां कहीं इस एच हाइट पर पहुंच गया। ठीक। तो जो भी हाइट मरकरी पहुंचा वो किसकी वजह से पहुंचा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मरकरी मॉलिक्यूल्स को पुश करने की वजह से। तो यहां पर क्या होगा? एक प्रेशर रिकॉर्ड होगा। ये जो प्रेशर रिकॉर्ड हुआ इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इतना ही प्रेशर वापस लगा दूं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो इधर से इधर आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। भाई यहां से यहां जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो किसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया? यहां से यहां आप क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को आने दिया। फिर मैं क्या करता हूं? मैंने रिकॉर्ड किया कि ये मरकरी कितनी हाइट पहुंच रहा है। तो जब ऑस्मोसिस खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो मरकरी एक डेफिनेट हाइट तक आ जाएगा। अगर मैं वही प्रेशर वापस लगा दूं तो फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रेशर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए काम आता है उसे मैं कौन सा प्रेशर बोलता हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना बड़ा आसान है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, सी द प्रेशर रिक्वायर्ड, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड बोल सकते हो आप इसको। द मिनिमम प्रेशर required to stop the flow of solvent molecules from a dilute solution to a concentrated solution is called ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक, तो किसी भी ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अपना सेकेंड टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं बाय द टर्म पाई, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द टर्म पाई। और आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहां पर पाई क्या है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिस भी सोल्यूशन का आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो। R इज योर गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। ठीक, तो ये हुआ हमारा टर्म पाई इज इक्वल्स टू CRT, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कर लिया है, तो हम यहां पे कुछ और टर्म्स डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, देखो अगर आपके पास कोई दो या दो से ज्यादा ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हो तो उन्हें हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं, उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो उनको डिफाइन करना बिल्कुल सिंपल, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 इज इक्वल्स टू होगा पाई 2। पाई 1 इक्वल टू पाई 2 का मतलब क्या हुआ, C1RT विल बी इक्वल टू क्या होगा, C2RT। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर सेम ले लें तो देखो RT से RT कैंसिल, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, सेम। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंट हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे, C1T1 इक्वल टू C2T2। तो ये तो हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होता है, इफ टेम्परेचर चेंजेस, तब क्या बन जाएगा, C1T1 इज इक्वल्स टू C2T2। इन चीजों को अपन क्वेश्चंस के अंदर यूज किया करेंगे। आपको आइसोटोनिक का मतलब पता होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। देखो मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ए और एक दूसरा सॉल्यूशन है बी। मान लो इसका प्रेशर है पाई ए और इसका प्रेशर है पाई बी। भाई देखो, अगर पाई ए इज इक्वल्स टू पाई बी है तब तो ये कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे, तब तो आपके पास हो जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बोले होंगे। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो फिर क्या होगा, भाई अगर सेम नहीं हुए तो एक ज्यादा होगा और दूसरा क्या होगा, कम। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, तो फिर हम बोल देते हैं मान लो कि पाई ए ग्रेटर देन पाई बी है, मतलब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से क्या है, ज्यादा। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे तो हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, बेसिकली तीन तरीके के हो गए, एक आइसोटोनिक, दूसरा अगर आइसोटोनिक नहीं है तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम। तो जिसका ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। छोटे छोटे टर्म्स है, इनको डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम लोग को इन चीजों को हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, इसलिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हाइपरटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। अब एक और टर्म जिससे आप बहुत फेमिलियर हो, जिसको अपनी डेली लाइफ में आप यूज करते हो, ऑलमोस्ट हर रोज यूज करते हो और दिन में कम से कम 7 से 8 बार यूज करते हो। तो द नेक्स्ट टर्म इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको याद आ गया होगा, है ना, आरओ। आरओ का नाम तो आपने सुना ही है, जितने भी आजकल तो हर घर में आरओ होता है, आप जो भी पानी पीते हो वो आरओ से फिल्टर्ड होता है। दिस इज आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है,
तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन लिया, मैंने यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है, इधर मैंने एक सॉल्यूशन फिल किया, सपोज ये है मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक, यहां पे से कर लो, इधर वाटर फिल कर लो, ये है वाटर, प्योर वाटर, ठीक, और यहां मैंने फिल किया इम्प्योर वाटर या सलाइन वाटर, कुछ भी ले लो, इम्प्योर वाटर ले लो या फिर आप सलाइन वाटर यानी सी वाटर भी ले सकते हो, ठीक। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक पिस्टन लगा रहा हूं, तो मैंने यहां एक पिस्टन लगाया, ठीक है, और मैं इस पिस्टन के थ्रू यहां पर प्रेशर अप्लाई कर सकता हूं, ठीक। तो चलो अभी देखो, ये प्योर वाटर है, यहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ये इम्प्योर वाटर है, यहां सॉल्वेंट यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहां से क्या होगा, कम। तो अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहे होंगे, ठीक। मैंने क्या किया, यहां से प्रेशर लगाना चालू किया, तो जैसे यहां से प्रेशर लगाना चालू करूंगा क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो इधर से इधर धीरे रुकना स्टार्ट होगा। जैसे मैं पहुंचूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर तक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो रुक जाएगा, अब वो यहां से यहां मूव, इधर से इधर मूव नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आप ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ गए, अब आप क्या करो, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी एक ज्यादा प्रेशर लगाओ, है ना, आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ऊपर चले जाओ। मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर है 2 atm, आपने प्रेशर लगा दिया 3 atm, जैसे आप 3 atm प्रेशर लगाओगे, बताओ क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पहले इधर से इधर मूव कर रहे थे, अब इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ जाना, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो कम कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स हो गया है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब आप बाहर से इतना प्रेशर लगा दो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की फ्लो की डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बस यही होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। See, on applying a pressure, on applying a pressure greater than osmotic pressure, the direction of flow of solvent molecules, the direction of flow of solvent molecules is reversed, and this process बोल दिया, this phenomena बोल दो, and this phenomena is called reverse osmosis। तो बस यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो सलाइन वाटर के डिसैलिनेशन में और इम्प्योर वाटर के प्योरिफिकेशन में काम में आता है। आप यहां से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो ताकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो क्या हो चुका है, रिवर्स, यानी अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से किधर मूव करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर मूव करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। किसके अंदर, ऑस्मोसिस। कौन मूव करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में फ्लो क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से किधर मूव करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, ये चेंज। और रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग डेली यूज करते हैं हमारे आरओ फिल्टर्स में, और इसका एक इंपॉर्टेंट यूज होता है फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर में जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस काम में लेते हैं।
ठीक है, चलो तो ये तो अपना टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस हमसे ऑस्मोसिस पे पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हुए। उसके क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a solution is prepared by dissolving 10 gram of an organic compound in 1 liter solution, ठीक, at 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर ये बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, वो बता रहा है आपको 1.18 atm। तो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया आपको 1.18 atm एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, calculate the molar mass of the compound। तो देखो मैंने आपसे बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे पहला यूज होता है कंपाउंड्स का, अननोन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। वही हम यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वो आपसे कह रहा है कि उसने एक 10 ग्राम सब्सटेंस लिया है, यानी मास ऑफ सब्सटेंस है 10 ग्राम, उसको आपने डिसॉल्व किया है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 1 लीटर, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया 283 केल्विन, और आपको प्रेशर दे दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू 1.18 atm। तो हमने भी सीखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है CRT। तो पाई इज इक्वल्स टू C क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बोलो होता है। तो वॉल्यूम तो हमको पता है मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, बोलो होता है। साथ में आप वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू R इंटू T। देखो हमने कॉन्सेंट्रेशन की यहां पे वैल्यू रख दी है मास अपॉन मोलर मास दैट इज मोल्स, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। बस अब आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। प्रेशर कितना 1.18, मास कितना है 10 ग्राम अपॉन मोलर मास को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम 1 लीटर R। बताओ R के लिए कितनी यूज करूंगा 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 283। यहां से आप M की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आपके आंसर आएगा 196.9। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी आप प्रेशर यूज करोगे यूज करना है एटीएम में, क्योंकि हम R के लिए क्या यूज किया करेंगे 0.0821। तो कभी कभी प्रेशर NF में देगा, उस केस में आप इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, बोलो कर सकते हैं। तो ये तो अपना पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। So the second question is, आपके पास एक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक। आपके पास सॉल्यूशन है यूरिया ऑफ स्ट्रेंथ 8.6 ग्राम पर लीटर, ठीक है। यूनिट पे ध्यान देना, 8.6 ग्राम पर लीटर इज आइसोटोनिक विद 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ठीक। आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। आपका इस कंपाउंड का
मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। तो एक सोल्यूशन है यूरिया का जिसकी स्ट्रेंथ दी हुई है ग्राम पर लीटर में ना, स्ट्रेंथ तो 8.6 ग्राम पर लीटर है। चलो ठीक है, हमने पढ़ा है ऑस्मोटिक का फॉर्मूला पाई इक्वल टू सी आर टी। तो यहां पे सी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम क्या लिखते हैं, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम पर लीटर है। बताओ ग्राम पर लीटर को मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएंगे आपको, मोल्स। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया बताओ मैं कितना लिखूंगा, 8.6 अपॉन इसका मोलर मास 60। बोले यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो, वो बोल रहा है कि यूरिया का सोल्यूशन इस कंपाउंड के सोल्यूशन के साथ क्या है, आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक में मैं क्या लिखूंगा, पाई ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू पाई ऑफ कंपाउंड। बोल सकता हूं, तो पाई ऑफ यूरिया क्या होगा, C1 इक्वल टू C2 यानी C यूरिया इज इक्वल टू C कंपाउंड दैट इज X। क्योंकि टेम्परेचर तो क्या होगा सेम, कुछ नहीं बोला है तो हमको टेम्परेचर क्या मानना पड़ेगा, सेम। बताओ यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखूं, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। सिमिलरली इसका क्या लिखूं, मोल्स ऑफ X अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ यूरिया, क्या मैं मोल्स ऑफ यूरिया को मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू इसका वॉल्यूम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, मोल्स मास ऑफ कंपाउंड X अपॉन मोलर मास ऑफ X इनटू वॉल्यूम ऑफ X इन लीटर्स। यहां पे वॉल्यूम ऑफ यूरिया लिख लो। तो आपको बस चीजें ढूंढनी है, मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है आपको 8.6, कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिया हो गया 1 लीटर। मोलर मास यूरिया का पता ही है 60 होता है। कंपाउंड का मोलर मास, मास मुझे नहीं पता, और कंपाउंड का वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। और दिस इज ए मोलर मास, एक यहां करेक्शन करना, ये वेट बाय वॉल्यूम आएगा, W बाय 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होगा। चलो तो देखो ढूंढते हैं मास ऑफ X। आपसे बोला गया है X के लिए, X है 5% वेट बाय वॉल्यूम। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। ये हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सीखते हैं, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से आता होगा। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। तो मुझे यहां से मास ऑफ सोल्यूट X मिल गया 5 ग्राम, और उसका वॉल्यूम भी मिल गया 100 ml। बताओ 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना, 0.1 लीटर। बस वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करो। मास ऑफ यूरिया इज 8.6 अपॉन मोलर मास 60 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, क्योंकि ये 8.6 ग्राम पर लीटर है। दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ X 5 ग्राम्स, मोलर मास कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कितना हो गया 0.1। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस वैल्यू को सॉल्व करके इस कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 348.8। कितना आएगा, 348.8। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे इसने यूज किया है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, कि 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो फिर आप कैसे उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसे कॉपी करो, फिर मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड। See the question is, at 300 Kelvin, 2 solutions, आपके पास 2 solutions दिए हुए हैं ऑफ ग्लूकोज, सेम कंपाउंड है ग्लूकोज इन वाटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.01 एंड 0.001 मोलर। तो आपके पास 2 ग्लूकोज सोल्यूशन है वाटर के अंदर जिनकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 एंड 0.001 मोलर, आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑन विच सोल्यूशन pressure must be applied
pressure must be applied to prevent osmosis. And how much? और आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना है? तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उसने आपसे बोला है कि आपके पास ग्लूकोज के ही दो सोल्यूशन है जिनको आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ। एक सोल्यूशन है ये और दूसरा सोल्यूशन है ये। ठीक, इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है मान लो 0.01 मोलर और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर। ठीक, तो अगर आप दोनों की कंसेंट्रेशन कंपेयर करो तो देखो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज और ये कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। तो बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? यहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि सोल्यूशन क्या है? डाइल्यूट। तो मैं लिख रहा हूं हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट का अमाउंट कम, यहां क्या लिखूंगा? लो सॉल्वेंट। बताओ ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे किधर से किधर? हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से लो अमाउंट की तरफ, यानी सॉल्वेंट मूव करेगा 0.001 मोलर से 0.001 मोलर सोल्यूशन की तरफ। तो बताओ अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को रोकना है तो प्रेशर लेफ्ट साइड अप्लाई करूं या राइट साइड? ऑब्वियसली ये इधर से इधर आ रहे हैं तो प्रेशर को रोकने के लिए फ्लो को रोकने के लिए मुझे प्रेशर इस कंपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू 0.01 मोलर सोल्यूशन। इस सोल्यूशन पे आपको क्या करना चाहिए? प्रेशर अप्लाई करना चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है? अब बात करें कितना प्रेशर। कितना प्रेशर के तो आपको दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने होंगे। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दो π1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दो π2। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। π1 होगा C1RT, तो C1 इज 0.01, R की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 और टेम्परेचर दिया गया है 300। तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.24। ये π2 कर लिया हमने कैलकुलेट ना, ऐसा करो इसको 0.001 लिखो, 0.001। तो वैल्यू आपके पास आएगी 0.02463 ATM। ये तो आ गई π1 यानी इस सोल्यूशन का प्रेशर। सिमिलरली आप कैलकुलेट करो π2 क्या होगा? C2RT। तो C2 कितना है? 0.01, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर इज 300। इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू आएगी 0.2463 ATM। देखो π1 की वैल्यू कम है, यानी π1 कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। बताओ π2 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। तो ये हाइपरटोनिक। बताओ कितना प्रेशर आपको अप्लाई करना चाहिए कि फ्लो रुक जाए? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड कितना होगा? π2 माइनस π1 के बराबर, यानी 0.2463 में से आप 0.02463 को गायब कर दो तो आपको रिक्वायर्ड प्रेशर मिल जाएगा और उस प्रेशर की वैल्यू आपको मिलेगी, दैट वुड बी 0.2217 ATM। 0.2217 ATM। इतना प्रेशर लगाने पर इधर से इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होगा? रुक जाएगा। आई बात समझ में? तो अपना थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बचता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान देना होगा। बहुत आसान है, कभी कभी ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। सपोज मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक, यहां पर मैंने एक सेल ली है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। मैंने यहां इसको एक सॉल्यूशन में रखा,
दिस सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक किसके रिस्पेक्ट में? सेल के रिस्पेक्ट में। ठीक, हाइपोटोनिक का मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, तो यानी एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना। हाइपोटोनिक जिसका प्रेशर ज्यादा, जिसकी प्रेशर ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? ज्यादा। तो सेल के रिस्पेक्ट में इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये दूसरा सोल्यूशन है, ये है हाइपरटोनिक। कैसा है? हाइपरटोनिक, यानी सेल के रिस्पेक्ट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम, तो मैं इसको डाइल्यूट सोल्यूशन बोल दूं। और तीसरा जो सोल्यूशन है दिस इज आइसोटोनिक, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम। अब फिर डिसाइड करना होता है कि किस केस में सेल स्वेल होगी, किस केस में सेल श्रिंक होगी, और किस केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप बता ही दोगे, जब दोनों साइड प्रेशर सेम होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो ही नहीं होगा, फ्लो ही नहीं होगा तो सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है दो केस। बताओ इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो बाहर वाला सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी यहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। अंदर वाला सोल्यूशन डाइल्यूट है, यानी वहां सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। तो सिंस ये जो अंदर वाला सोल्यूशन है दिस इज डाइल्यूट, यहां पे ज्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो जहां से वाटर मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? इस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, मतलब सेल क्या होगा? श्रिंक। तो इस केस में सेल क्या होगा? आपका श्रिंक होगा, जब आप इसको एक हाइपरटोनिक यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ रख देते हो। जब आप इसको डाइल्यूट सोल्यूशन में रख रहे हो तो अब ये सोल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यहां पर सॉल्वेंट क्या है? कम। तो फिर से ऑस्मोसिस होगा, इस बार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से कहां जाएंगे? सेल के अंदर। तो यहां पर सेल क्या होगी? स्वैलो होगी, और यहां पर कोई चेंज नहीं रहेगा क्योंकि दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप एक एनिमल सेल को या मेम्ब्रेन को एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डालते हो तो वो श्रिंक होती है, अगर आप उसे एक डाइल्यूट सोल्यूशन में रखते हो तो वो क्या होती है? स्वेल्फ होती है। तो ये था अपना फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने यहां पर 4 अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। एक RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम अब स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप पहले से कॉपी करो, ये ध्यान रखना, फिर हम मूव करते हैं और डिफाइन करते हैं अपने अगले टर्म को जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। क्या नाम है? वेंट हॉफ फैक्टर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम मैंने आपको अभी बताया था। The topic is abnormal colligative properties and Van't Hoff factor. देखो क्या होती है abnormal colligative properties and Van't Hoff factor। अगर मैं पहले बात करूं colligative properties, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, कि सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने NaCl का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया, पाई इक्वल टू CRT। तो भाई देखो आपने सीखा है कि पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो आपने एक सॉल्यूशन बनाया NaCl का, और मान लो आपने उसमें 2 मोल NaCl डाला, ठीक। तो 2 मोल NaCl का मतलब क्या हो गया? 2 मोल NaCl का मतलब हो गया 2 NaCl यूनिट्स।
बोलो होगा। तो आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे वो 2 Na पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग करोगे। भाई इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और इस सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं, 2 Na पार्टिकल्स हैं। तो आप जितनी भी कैलकुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 2 Na के हिसाब से आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये पानी में जाते ही क्या होगा, ब्रेक होगा और क्या बनाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अगर मैं यहां पर 2 मोल NaCl लूं तो 2 मोल NaCl से मुझे 2 मोल Na प्लस मिलेंगे और 2 मोल Cl माइनस मिलेंगे। बताओ अब सॉल्यूशन में टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, 4 मोल का मतलब कितना हो गया, 4 Na। तो आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आपके हिसाब से तो वैल्यू 2 Na के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। थ्योरेटिकली तो यही ना, थ्योरेटिकली तो हम NaCl का डिसीजन कंसिडर कर ही नहीं रहे, तो हमारे हिसाब से तो वैल्यू आनी चाहिए 2 Na के लिए। लेकिन जैसे आप NaCl को डालोगे एक्सपेरिमेंटली तो NaCl तो पानी में डालते ही ब्रेक हो जाएगा और 2 मोल से कितने पार्टिकल्स बन जाएंगे, 4 मोल यानी 4 Na। बताओ क्या आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट की थी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। भाई जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो चुकी होगी, चेंज। यही जो आपको नई वैल्यू मिलने वाली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल तो वो होती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिना किसी डिसोसिएशन के, बिना किसी एसोसिएशन के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसको तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर एक्चुअल कंडीशन में आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या वो एसोसिएट हो रहा है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए हम यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर और इसको हम डिनोट करते हैं टर्म आई से। तो आई को बहुत आसानी डिफाइन करना, आई इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशियो ले लो तो आपको मिलता है वेंट ऑफ फैक्टर आई। बात समझ में आ रही है। तो बस इतना सा होता है वेंट ऑफ फैक्टर आई। इसका यूज क्या होता है वो हमको देखना है। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो आपके पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, एक वो जो आप थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसको हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और दूसरी वो जो एक्चुअल कंडीशन में आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप रेशियो ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोलर मास के, मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं मैं इसको, वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप लिखो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CGP डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आई की वैल्यू है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सिंस ये मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये रिलेशन भी हमको कभी कभी यूज करना पड़ता है। तो बस एबनॉर्मल प्रॉपर्टी को नॉर्मल प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो, आपको वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मिल जाएगी। और ये ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होती है, यानी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल किसके इक्वल होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसे एक बार कॉपी करो, मैं आपको वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना और यूज करना सिखाता हूं। तो डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। कैसे हम वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। डिफाइन तो हमने कर दिया है, बस आपको इसे कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ वेंट
ऑफ फैक्टर दैट इज आई। चलो देखो, हम यहां पर दो केसेस कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, या तो सोल्यूट डिसोसिएट होगा या फिर क्या होगा, वो एसोसिएट होगा। तो मैं पहला केस लेकर चल रहा हूं, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए हम कैसे वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करें। तो मान लो आपके पास कोई एक सोल्यूट है A और वो डिसोसिएट होकर कुछ n पार्टिकल्स बना रहा है, A गोज टू NB। ठीक है, हम ये कह रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0, यानी जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मान लो इसका कुछ 1 मोल था। किसी भी टाइम t पर मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 में से चला गया कुछ अल्फा। बताओ 1 में से अल्फा गया, ये कितना बनेगा, 1 मोल से n मोल, अल्फा से कितना बनेगा, n अल्फा। तो सोल्यूशन में सोल्यूशन में जब डाला गया था तो कितना मोल डाला गया, 1 मोल। डालने के बाद ये ब्रेक हुआ और उसने क्या बना लिया, 1 माइनस अल्फा, तो ये बच गया और n अल्फा ये बन गया। अब देखो, अब पहले जब हमने सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया तो हमारे हिसाब से सोल्यूशन में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए थे, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग। लेकिन अब सोल्यूशन में पार्टिकल्स चेंज हो गए, कुछ पार्टिकल्स A के और कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, B के। तो आपने सीखा है कि I क्या होता है, नॉर्मल कॉलिगेटिव, सॉरी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हो आप इसको, एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो जो I है भाई, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो आप क्या करो, टाइम t पर टोटल मोल्स निकाल लो। टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, या फिर इसको मैं 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 बोल सकता हूं। बताओ शुरुआत में कितने पार्टिकल्स थे, शुरुआत में पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं I कैलकुलेट करना चाहूं, I की वैल्यू होती है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करते हैं मोल्स पे। बताओ क्या मैं I की वैल्यू ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स लिख सकता हूं। तो I इज इक्वल्स टू, बताओ ऑब्जर्व्ड मोल्स कितने, टूटने के बाद जितने मोल्स बने, दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, डिवाइडेड बाय, बताओ थ्योरेटिकल मोल्स कितने, 1 आ गया। तो यहां से हम किसी भी गिवन सोल्यूट के लिए I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा यूज करके I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यहां पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच सोल्यूट ब्रेक्स। ठीक है, आपका कंपाउंड कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, देखो बताता हूं कैसे। मान लो आपके पास है NaCl, NaCl टूटकर क्या बनाता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2। मान लो आपके पास है MgCl2, ये टूटकर क्या बनाता है, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगा ना। सिमिलरली मान लो आपके पास है AlCl3, बताओ AlCl3 टूटकर क्या बनाएगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, बताओ इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगा ना। तो n क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट या आपका जो भी सोल्यूट है वो कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, वही क्या होती है, n की वैल्यू। तो जब भी कोई सोल्यूट सोल्यूशन में जाकर अगर डिसोसिएट होगा तो उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर I का फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपका सोल्यूट कितना परसेंट ब्रेक हुआ, वही क्या है, अल्फा। गुड आउट। चलो, तो जैसे हमने डिसोसिएशन के लिए कैलकुलेट किया, सेम वैसे हम एसोसिएशन के लिए भी वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। आप इसे कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं एसोसिएशन पे। तो देखते हैं एसोसिएशन के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर का क्या फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इसको यूज करना सीखेंगे। भाई देखो, एसोसिएशन एसोसिएशन में क्या होगा, n पार्टिकल्स ऑफ A मिलकर मान लो एक पार्टिकल बनाएंगे B का। सारा फंडा सेम है,
टाइम t इक्वल टू 0 पर ये 1, ये 0। किसी भी टाइम t पर मान लो इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फा, तो 1 में से कितना चला जाएगा? अल्फा। बताओ b कितना बनेगा? ये बनेगा अल्फा बाय n, n से बनता है 1, 1 से बनेगा 1 बाय n, तो अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा बाय n। फिर से वही फंडा, थ्योरेटिकल मोल्स 1, ऑब्जर्व्ड मोल्स 1 प्लस अल्फा कॉमन, तो आ जाएगा 1 बाय n माइनस 1। आई की वैल्यू थ्योरेटिकल मोल्स अपॉन ऑब्जर्व्ड मोल्स 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। यहां से सॉल्व कर लो तो सॉरी उल्टा लिख दिया, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, तो आएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1 अपॉन 1। तो सिंपल, यहां से वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। ये किसके लिए हो गया? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कितना ही फर्क है, मतलब आई को कैलकुलेट करने के लिए फर्क सिर्फ इतना है, डिसोसिएशन के लिए आता है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, और यहां पर कितना बन जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। तो ये डिसोसिएशन के लिए, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ना, डिसोसिएशन। इसलिए बहुत तेज लिखने की आदत है, तो आप लोग थोड़ा संभाल लेना चीजों को, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना है? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। ये तो किसका केस हो गया? एसोसिएशन। और i इक्वल टू है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, ये किसका केस हो गया? डिसोसिएशन का। तो बस आपको ये वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा, देखो अगर अल्फा की बात करें तो अपने पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा होता है 1, क्योंकि पूरा पूरा डिसोसिएट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है? लेस देन 1, क्योंकि ये पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन सॉल्यूट के लिए अल्फा या फिर आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करना है आई फॉर मान लो CH3COH, जो कि 40% डिसोसिएट होता है। तो बताओ CH3COOH ब्रेक होकर क्या बनाएगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक। इसके लिए आई कैलकुलेट करना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। बताओ अल्फा कितना है? 40% यानी 0.4, तो 1 प्लस 0.4। CH3COH कितने पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है? 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 माइनस 1, यानी इस कंपाउंड के लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। कितनी आएगी? 1.4। चलो, तो अब इस आई का यूज क्या है? हमने वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट तो कर लिया, अब इसका यूज क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं इसका यूज क्या है। आई हमने डिफाइन किया था एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप बात करो, मैं बात करता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। I इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, ठीक। बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी ऑब्जर्व तो मुझे नहीं पता, वो तो एक्सपेरिमेंट में मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? केबी इंटू मोलैलिटी। तो बताओ क्या मैं यहां से डेल्टा टी ऑब्जर्व के लिए निकाल सकता हूं? डेल्टा टी ऑब्जर्व कितना हो जाएगा? आई इंटू केबी इंटू एम, यानी जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसके साथ आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? आई। सिमिलरली बताओ डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व कितना हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। सिमिलरली पाई ऑब्जर्व कितना बन जाएगा? आई इंटू सी इंटू आर टी। तब आपको जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है उसके साथ आप क्या इंट्रोड्यूस कर दो? वेंट ऑफ फैक्टर आई। देखो यहां मैंने आरएलवीपी की बात नहीं की है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। मैं सारे समराइज कर रहा हूं, मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो आपको याद रखना है और हमेशा उसको वेंट ऑफ फैक्टर के लिए यूज करना है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर कंसिडर करके यूज करनी है, वैसे यूज करोगे आरएलवीपी
RLVP क्या होता है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दो, वेंट ऑफ फैक्टर में हमने कंसीडर किया है कि सोल्यूट या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, तो जो मोल्स चेंज होंगे वो सोल्यूट के चेंज होंगे, इसलिए RLVP में I पूरा मल्टीप्लाई नहीं होता, सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? सोल्यूट के साथ। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट कितना होगा? I इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन I इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ हम I को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा डेल्टा TB, अभी भी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू मोलैलिटी एंड प्रेशर I इंटू CRT। अब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पुराने फॉर्मूले याद नहीं रखोगे, अब आप ये याद रखोगे, क्योंकि देखो एक प्रॉब्लम आती है, आपने वेंट ऑफ फैक्टर सीख लिया, आप यूज भी कर लोगे, लेकिन आप क्वेश्चन में डिसाइड ही नहीं कर सकते कि मुझे वेंट ऑफ फैक्टर कब लगाना है, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी आदत नहीं बना लो हर क्वेश्चन में चेक करने की। तो आप तो हर क्वेश्चन में चेक करोगे, अब के बाद आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें चेक करोगे कि जो मेरा कंपाउंड है वो ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ब्रेक हो सकता है तो वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर उस पर वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं वो कंपाउंड्स के, जिनके बारे में तो आपको स्पेशली ध्यान रखना ही है। सर बोलूं ग्लूकोज, यूरिया, ठीक, ये डिकम्पोज नहीं होते, ये डिसोसिएट नहीं होंगे, विल नॉट डिसोसिएट। मेनली क्वेश्चन में आपको ये कंपाउंड मिलेंगे, ग्लूकोज, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या होता है? डिसोसिएट नहीं होते। वहीं पे कंपाउंड्स जैसे KCl, NH4Cl है ना, NaCl, ये तो सब क्या है? सॉल्ट्स, और ये क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। फर्दर एक कंपाउंड दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ये क्या होते हैं? ये एसोसिएट होते हैं इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड क्या होता है? एसोसिएट होकर बनाते हैं डाइमर। तो डाइमर बनाने का मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अगर ये ट्राइमर बनाते तो N की वैल्यू कितनी होती? 3। अगर ये टेट्रामर बनाते तो N की वैल्यू क्या होती? 4। तो अगर आपको यहां I का फॉर्मूला लगाना पड़े एसोसिएशन के लिए तो 1 प्लस एल्फा इंटू 1 बाय N माइनस 1। ये डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, उसी हिसाब से आप N की यहां पर वैल्यू को प्लेस कर सकते हो, बोले कर सकते हैं। तो ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर, इसकी डेफिनेशन और इसका यूज। क्वेश्चंस तो मैं आपको आज इसके ऊपर नहीं करवा रहा हूं, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको वेंट ऑफ फैक्टर यूज करना सिखाऊंगा और हम देखेंगे कैसे हम वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।